तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कलेक्शन और एरे इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा बढ़िया है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इंट्रोडक्शन हमने कलेक्शन का कर लिया था। अभी हम बात करने वाले कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो टेक्निकल हायरार्की है उसके बारे में। तो ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है ना, काफ़ी सारे इंटरफेसेस और क्लासेस का मिल के बनाया गया है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्लासेस और इंटरफेसेस आपको यहाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहला इंटरफेस आपको मिलता है जिसका नाम है इटरेबल, और इसके अंदर दो मेथड्स मिल जाती है। ठीक है, अब ये दो मेथड्स करती क्या है मैं आगे ऑब्वियसली बताने वाला हूँ। अब इस इटरेबल का चाइल्ड इंटरफेस मिलता है आपको जिसका नाम है कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, और ये इसको ऑब्वियसली पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क का पेरेंट इंटरफेस भी माना जाता है। ठीक है, अब इस कलेक्शन इंटरफेस के आपको तीन चाइल्ड इंटरफेसेस फिर से मिल जाते हैं, जिसमें से पहला है लिस्ट, दूसरा है सेट और तीसरा है क्यू। ठीक है, अब इनके नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ रहा होगा कि यार यहाँ पे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं, लिस्ट के अंदर अलग, सेट के अंदर अलग और क्यू के अंदर अलग। ठीक है, तो ये सारी हायरार्की में ड्रॉ नहीं कर सकता, नहीं तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक एक हायरार्की को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले लिस्ट के हायरार्की को समझते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के हायरार्की में सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन क्लास आपको मिल जाता है, दैट इज़ एरे लिस्ट। इसका नाम है एरे लिस्ट, एक क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। दूसरा आपको मिलता है दैट इज़ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और तीसरा क्लास आपको मिल जाता है जिसका नाम है वेक्टर, और इसी का चाइल्ड क्लास आपको मिलता है स्टैक। तो ये चार इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आपको लिस्ट इंटरफेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम प्रॉपर्टीज़ समझ गए तो अपने आप पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क हमको समझ में आने लग जाएगा। अब ये हायरार्की अगर आप देखोगे तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब। ठीक है, आपने अगर इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 5 टाइप मिल जाते हैं आपको इनहेरिटेंस के। उसमें से ये एक टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बना हुआ है। ठीक है, अब ये हायरार्की में बना हुआ होने की वजह से कलेक्शन की सारी मेथड लिस्ट में आ जाएंगी, लिस्ट की सारी मेथड एरे लिस्ट में आ जाएंगी, लिंक लिस्ट में आ जाएंगी, वेक्टर में आ जाएंगी और स्टैक में भी आ जाएंगी और सब जगह आ जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी हम समझेंगे कि लिस्ट इंटरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो फटाफट मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लूँगा लिस्ट इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कलेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वो ग्रोवेबल है और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो सेम वही दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी लिस्ट के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और ये भी बंदा लिस्ट भी ग्रोवेबल है और लिस्ट भी होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, आर अलाउड। ठीक है, तो यहाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स ये अलाउ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो लिस्ट की आती है दैट इज इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड मतलब यहाँ जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे उनकी ऑर्डर प्रिजर्व होगी सेम। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आप कोई शॉपिंग लिस्ट बना रहे हो ना, आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं हम घर से निकलने से पहले, ताकि हम कोई चीज़ भूल नहीं जाए। तो वो जो लिस्ट आपने बनाई है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ लिस्ट में देखने को मिल जाती है। जैसे कि वो जो लिस्ट है उसमें जो जो एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे लिस्ट में, ठीक है, वही एलिमेंट वो दुकानदार आपको निकाल के देने वाला है। मतलब सेम ऑर्डर में आपको एलिमेंट मिलेंगे जिस ऑर्डर में आपने वो लिस्ट में लिखे हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट आप डाल सकते हो लिस्ट के अंदर। मतलब समझो आप घर से जाते जाते आपने शर्ट को ही मेंशन किया था उधर, ठीक है, तो आप रास्ते में जाते जाते फिर से एक बार शर्ट उस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। शायद आपको दूसरे ब्रांड का, दूसरे कलर का और एक कोई शर्ट परचेस करना हो तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट आप हैप्पीली इसमें इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज़ लिस्ट इंटरफेस की। अभी हम समझेंगे एरे लिस्ट जो क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और इसका क्या कहना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एरे लिस्ट। अब ये बंदा क्लास है, ध्यान में रखना, ठीक है, इंटरफेस नहीं है, तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ऑब्वियसली, और लिस्ट जो है वो इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो एरे लिस्ट की भी वही 4 प्रॉपर्टीज़ रहेंगी सेम जो लिस्ट की है। मतलब ये भी बंदा ग्रोएबल है। दूसरा, इसमें भी आप होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। इसमें भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होती है, जाहिर सी बात है।
ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, और इसमें भी डुप्लीकेट अलाउ है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, ठीक है। अब ये चार प्रॉपर्टी सेम आपकी लिस्ट इंटरफेस की हो गई, बट इसकी एरे लिस्ट की भी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि नल इंसर्शन इज अलाउड, मतलब आप यहाँ नल ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नल इंसर्शन इज अलाउड, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, टेंशन लेना नहीं है, तो बने रहिए बिल्कुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज इसका बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर। सो इसका बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर है ग्रोएबल एरे, ठीक है। फिर आप बोलोगे ग्रोएबल एरे क्या चीज़ है ना, और ये नॉर्मल एरे से कैसे अलग है, तो वो भी चीज़ें समझेंगे। अब देखो मैं कब से बात कर रहा हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क ग्रो हो जाता है, रन टाइम पे ग्रो हो जाता है, बट कैसे ग्रो होता है ना। यूजुअली क्या ऐसा जुगाड़ है जो जावा ने कर दिया, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं सूझा, ठीक है। तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जुगाड़ है जावा ने जो कर दिया है। यहाँ पे कोई चीज़ मैजिक नहीं है ना, अपने आप तो नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है, कुछ एल्गोरिदम चल रहा होगा, उसी को हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से कलेक्शंस जो है वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एरे लिस्ट। अब फटाफट क्या करते हैं, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो मैं मेरे रेपल के अंदर आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ मैं बना लेता हूँ एक एरे लिस्ट, AL इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये मुझे सजेशन भी देता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये तो। देखो ये ऐड करने के लिए भी बोल रहा है, तो मैंने C ऐड कर दिया, फिर से मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर कुछ एलिमेंट, लेट से मैंने ऐड किया 10, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी जो मुझे चेक करनी है दैट इज़ ग्रोएबल, मतलब मेरा एरे लिस्ट ग्रोएबल है क्या। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये कॉपी करते हैं और ये मल्टीपल टाइम पेस्ट करते चलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला C हटा देते हैं अभी के लिए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, और लेट से 20 भी मैंने डाल दिया। अब ये जो 20 है दिस इज़ योर 11th एलिमेंट, ठीक है, ये 11वां एलिमेंट है, बट इस एरे लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है ना वो है 10 है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इज़ 10, मतलब इसमें 10 से ज़्यादा एलिमेंट आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये एरे में होता तब था, लेकिन एरे लिस्ट होने की वजह से मैं इसमें 10 से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, और वही मुझे एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये जो 20 है मेरा, ये 11th एलिमेंट है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इस एरे लिस्ट को ना प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है, प्रिंट करके देखता हूँ। और अगर प्रिंट करने के वक्त मुझे सारे एलिमेंट दिखाई दिए तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी एरे लिस्ट जो वो ग्रो हो चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से आउटपुट में आप देख सकते हो कि 20 तक यहाँ सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, और मेरी एरे लिस्ट 10 से अभी ग्रो हो गई, और 11th एलिमेंट मैं इसके अंदर ऐड कर पा रहा हूँ। ये सेम केस अगर एरे में होती तो एरे में मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ जाती, जो कि मुझे यहाँ नहीं आई है, ठीक है। तो सिंपली एरे लिस्ट के अंदर मैं 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पा रहा हूँ, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब एरे लिस्ट मेरी रन टाइम पे ग्रो हो चुकी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलता है दैट इज़ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ सिंपली ना 11 को निकालता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ ट्रू, जो कि मेरा बुलियन है, ठीक है। 12 की जगह लिखता हूँ मैं लेट्स से हेलो। अब मैं सारे हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से एक मेरा बुलियन है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा इंटीजर है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ 14 की जगह मैं लिख देता हूँ लेट्स से 3.14f, जो कि मेरा फ्लोट हो गया। अब इस एरे लिस्ट में अगर आप देखोगे तो सारे हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स हैं। अब इसको रन करेंगे और ये एज इट इज़ चला तो समझ जाएंगे कि एरे लिस्ट मेरी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स को अलाउ कर रही है। तो देखो यहाँ पे हैप्पीली, ट्रू, हेलो, C, 3.14 ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरी एरे लिस्ट ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंसर्शन ऑर्डर इज़ प्रिजर्व्ड, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ एलिमेंट को इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में मुझे वो आउटपुट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ सबसे पहले मैंने 10 इंसर्ट किया था, आउटपुट में भी पहले मुझे 10 दिख रहा है। फिर बाद में मैंने ट्रू इंसर्ट किया था, वो मुझे ट्रू सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है। तो यहाँ पूरी वही हायरार्की फॉलो की जा रही है, वही ऑर्डर फॉलो की जा रही है जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया था, ठीक है। तो इंसर्शन ऑर्डर यहाँ प्रिजर्व होती है। फिर नेक्स्ट है कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड, मतलब मैं इसमें अगर डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये हैप्पीली इंसर्ट हो जाते हैं। देखो ये 17 हटा के मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 15।
अब ये जो 15 है मैंने इधर भी ऐड किया हुआ है और इधर भी किया है, और इसको रन करने पे अगर 15 दो बार दिखा तो समझ जाना है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स एरे लिस्ट के अंदर अलाउड है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दिख गया मुझे 15 और ये भी दिख गया 15, तो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नल इंसर्शन इज अलाउड। तो यहाँ नल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, 18 निकालता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नल। अब ये नल लिखने के बाद इसको रन करते हैं, और रन करने पे यहाँ मुझे नल दिखना चाहिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि नल एलिमेंट्स को या फिर नल ऑब्जेक्ट्स को मैं इधर इंसर्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ नल आ चुका है, ठीक है, 19 से जस्ट पहले, तो 19 से जस्ट पहले नल आ चुका है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो गया, नल एलिमेंट हम इंसर्ट कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो समटाइम्स है ना, आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। ठीक है, तो उसके डिफरेंस में आपको देखो क्या बताना है, नोट डाउन कर सकते हो आप। सबसे पहला डिफरेंस बताना है आपको कि एरेज जो वो फिक्स्ड होते हैं साइज में, वेरेज एरे लिस्ट जो होती है वो ग्रोवेबल होती है। एरे होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं सिर्फ, और एरे लिस्ट जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। अब यहाँ तीसरा जो डिफरेंस आता है वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे आता है। ठीक है, तो एरे और एरे लिस्ट के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है ये हमको समझना पड़ेगा। अब ये हम तभी समझ जाएंगे, समझ पाएंगे जब हमको पता चलेगा कि एरे लिस्ट ग्रो कैसे होती है। ठीक है, और ये हमारे लिए अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि भाई एरे लिस्ट ग्रो कैसे हो रही है, बट टेंशन नहीं लेना है, इसी मिस्ट्री को अभी सुलझाते हैं। तो इमेजिन करो मैंने एक एरे लिस्ट बनाई AL, है ना। अब जैसे मैंने बताया था कि एरे लिस्ट की इनिशियल कैपेसिटी जो होती है वो होती है 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ जिसकी कैपेसिटी मेरी 10 होगी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गई मेरी एक एरे लिस्ट जिसकी कैपेसिटी है 10, 6 7 8 एंड 9। ओके, अब इस एरे लिस्ट में अगर मैं चाहूँ तो कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करके रख सकता हूँ। अभी के लिए मैं कुछ सैम्पल नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एरे लिस्ट ग्रो होती है मतलब क्या, इसकी कैपेसिटी तो 10 है। अगर मैं इसमें लिखूंगा AL डॉट ऐड, मतलब लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करो, दैट इज 34। अब ये 34 ऐड होने के लिए तो जगह है ही नहीं, तो जावा इसको कैसे मैनेज करता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जावा क्या कर लेता है पता है, जावा एक नया एरे लिस्ट बना लेता है जो एम्प्टी है, और वो नई एरे लिस्ट पुरानी वाली एरे लिस्ट से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ जावा बनाएगा एक और एरे लिस्ट। फिर आप बोलोगे कि यार ये एरे लिस्ट कितनी बड़ी होती है, नई वाली एरे लिस्ट। तो नई वाली एरे लिस्ट की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए जावा इधर एक फॉर्मूला चलाता है, और वो फॉर्मूला क्या है देखो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ हमारा, क्रिएट न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एक नया एरे लिस्ट बनाओ, कैसे, उसकी न्यू कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। तो न्यू कैपेसिटी विल बी ओल्ड कैपेसिटी राइट शिफ्ट टू 1 प्लस ओल्ड कैपेसिटी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बैकग्राउंड में चलेगा और आपकी नई एरे लिस्ट की नई कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे, ध्यान से समझो। तो मेरा ओल्ड कैपेसिटी जो था वो था 10, अब ये 10 को राइट शिफ्ट किया जाएगा 1 से, और इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा ओल्ड कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ 10 जो है, इस 10 को राइट शिफ्ट अगर मुझे करना है तो इसको मुझे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं मेरा ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करके बाइनरी में इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो 1 2 4 8 ऐसा कुछ लिख देंगे। 10 है तो ऑब्वियसली 8 के नीचे 1 लिखूंगा, बाकी ये 0, ये 1 और ये 0। तो 8 + 2 आपका 10 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ 8 और 2 के नीचे 1 1 लिख दिया। तो ये है मेरा बाइनरी 1। अब इस बाइनरी 1 को ना एक बिट से राइट में शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्टिंग करते समय ये जो 0 है मेरा ये निकल जाएगा, और ये जो 2 के नीचे 1 है ये 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 जो है, जो यहाँ 4 के नीचे था वो 2 के नीचे आएगा, और ये जो 1 8 के नीचे है ये 4 के नीचे आ जाएगा। अब इस पोजीशन का क्या, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब जो नया नंबर बना है आपका बाइनरी वो ये है। अब इस नंबर को डिकोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 + 1 5 है। मतलब मैंने 10 को जब राइट शिफ्ट 1 किया तो वो 5 बन गया। अब इसी में मुझे ओल्ड कैपेसिटी ऐड करनी है। ओल्ड कैपेसिटी मेरी 10 थी, तो 5 + 10 होगा 15, और नई कैपेसिटी कैलकुलेट होके बन चुकी है 15। इतना सिंपल है ये। फिर व्हाट नेक्स्ट, तो ये जो नया एरे लिस्ट बना ये 15 का है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 15। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन।
मैं भी शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ सिंपली, ठीक है, और ये समझो लास्ट है 14, ऐसा कुछ है ये। ओके, तो अब क्या होगा पता है, यहाँ से जो ओल्ड एरे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब नए एरे लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे 1 बाय 1, ठीक है, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। और ये जो 34 मुझे ऐड करना था ये 10 के बाद में तुरंत ऐड हो जाएगा हैप्पीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू एरे लिस्ट के अंदर ओल्ड एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट और जो नया एलिमेंट हम कैपेसिटी से बाहर इंसर्ट कर रहे थे वो भी इंसर्ट हो जाएगा हैप्पीली। अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कॉपी एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्ड एरे लिस्ट टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ओल्ड एरे लिस्ट से हमने एलिमेंट को कॉपी कर दिया है न्यू एरे लिस्ट के अंदर। इसके बाद हम क्या करते पता है, चेंज कर देते रेफरेंसेस को। मतलब ये मेरा जो AL रेफरेंस वेरिएबल है ये पुरानी एरे लिस्ट को पॉइंट कर रहा था, अब मैं इसका रेफरेंस वेरिएबल बदल के नई एरे लिस्ट की तरफ पॉइंट करवा देता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, मेरी ओल्ड वाली एरे लिस्ट अनरेफरेंस्ड हो जाती है, ठीक है, अनरेफरेंस्ड। और जैसे कि आपको पता ही है कि यार अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट जो है जावा में वो गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है मेमोरी से, ठीक है। तो ये वाली एरे लिस्ट है ना कभी रिमूव हो जाएगी। अब मेरा AL पॉइंट कर रहा है नई वाली एरे लिस्ट को, इसलिए आपको बाहर से फील ऐसा आता है कि यार मेरी एरे लिस्ट ग्रो हो चुकी है, बट ये एक्चुअल में ग्रो नहीं हुई है। जावा ने जुगाड़ करके यहाँ पे एक नया एरे बना दिया है और उस नए एरे के अंदर पुराने सारे एलिमेंट कॉपी कर दिए है, ठीक है। बट ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना यहाँ, ये लास्ट पोजीशन में हुआ यहाँ चेंज रेफरेंस, ठीक है। अब देखो ये आपको इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि हाउ एरे लिस्ट ग्रोज, कि बताइए एरे लिस्ट कैसे ग्रो करती है, तो आपको ये पूरा एल्गोरिदम ठीक से एक्सप्लेन कर देना है। तो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो द एरे लिस्ट, ये इस तरह से बढ़ जाती है। बट इस सब झमेले में क्या हो गया पता है, यहाँ एरे लिस्ट का जो परफॉर्मेंस है ना वो गड़बड़ा गया। कैसे परफॉर्मेंस, हम 3 फैक्टर पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला इंसर्शन, मतलब एलिमेंट जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तब का परफॉर्मेंस, और डिलीशन जब मैं एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ तब का परफॉर्मेंस, और तीसरी चीज़ है एक्सेस, ठीक है, मतलब जब मैं एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ तब का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एलिमेंट इंसर्ट करते समय एरे लिस्ट ना काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। कैसे समझते हैं, समझो कोई एरे लिस्ट है मेरी जिसकी कैपेसिटी है लेट्स से 7, ठीक है, यहाँ 7 कैपेसिटी की मैंने कुछ एरे लिस्ट बना ली लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कुछ एलिमेंट है 8 9 11 14 19 34 एंड 28, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इस एरे लिस्ट में है। अब जब मैं इंसर्ट करूंगा एलिमेंट इसके अंदर, समझो मैं 0th पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ और वो एलिमेंट है 87। जब मैं 87 0th पोजीशन पे इंसर्ट करूंगा तो यहाँ ऑलरेडी 8 अवेलेबल है। फिर आप बोलोगे ये 8 के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा क्या 87? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 8 जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा एक पोजीशन से, बट ऑलरेडी यहाँ पे 9 है, तो ये 9 भी शिफ्ट हो जाएगा 11th की जगह, और ये 11 शिफ्ट हो जाएगा 14th की जगह, एंड सो ऑन। इसे कहते हैं राइट शिफ्ट। मतलब इंसर्शन करते समय आपके जो एलिमेंट्स है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं टू अकोमोडेट न्यू नंबर या फिर न्यू एलिमेंट। तो आपका जो फाइनल एरे लिस्ट होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा 87 8 9 11 14 19 34 एंड 28। मतलब पुराने एलिमेंट भी एज इट इज़ रह रहे हैं, इंटैक्ट रह रहे हैं। समझो आप बीच में कहीं इंसर्ट करना चाहते हो इस 87 को, तो यहाँ 14 की जगह अगर मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो 14 से आगे शिफ्टिंग हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका शिफ्टिंग नहीं होने वाला, जितने राइट साइड में सिर्फ उन्हीं का शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। मतलब नो मैटर आप शुरू में इंसर्ट करो या फिर बीच में कहीं एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दो, आपका जो शिफ्टिंग है वो होने ही वाला है। फिर आप बोलोगे लास्ट में इंसर्ट किया तो कोई नहीं शिफ्टिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। लास्ट में अगर आप इंसर्ट करते हो और वो कैपेसिटी से बाहर चला गया तो आपका वो लंबा चौड़ा एल्गोरिदम चल जाएगा जहाँ पे आपकी एरे लिस्ट ग्रो हो जाती है। तो कोई भी सिचुएशन में रहने दो आप, इंसर्शन करना यहाँ पे स्लो है, ठीक है। तो इंसर्शन का परफॉर्मेंस एरे लिस्ट में आपको स्लो मिलता है कंपेयर टू एरे। ये हो गया आपका डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट एरे और एरे लिस्ट का, ठीक है। फिर डिलीशन के समय क्या होता है, इमेजिन करो यहाँ से मैं मेथड चला के ऐसे डिलीट करता हूँ, al.remove नाम की मेथड है और इसमें मैंने पास कर दिया लेट्स से 3 मतलब थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये 14 को। तो ये रिमूव करते समय क्या करता है, 19 14 की जगह शिफ्ट हो जाएगा,
34 19 की जगह शिफ्ट होगा और 28 34 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है जब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है जब मैं डिलीट कर रहा हूँ, और राइट शिफ्ट हो रहा था जब मैं इंसर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ शिफ्टिंग जब जब होगा तब तब परफॉर्मेंस लो होने वाली है आपकी, इसलिए यहाँ डिलीशन का भी परफॉर्मेंस स्लो रहेगा कंपेयर टू एरे, जबकि एरे में डिलीट करना बड़ा फास्ट है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं एक्सेस। एक्सेस करना मतलब रीड करना, तो सिंपली अगर मैंने लिख दिया al.get और 3, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैं रीड करना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये फटाफट हो जाएगा। जितना स्पीड एरे में लगता है सेम उतना ही स्पीड आपको एरे लिस्ट में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सेस जो है वो फास्ट है, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ एरे लिस्ट। इंसर्शन के लिए स्लो, डिलीशन के लिए स्लो, और एक्सेस के लिए फास्ट कंपेयर टू एरे। एरे के साथ जब कंपेयर करोगे तब आपको ये तीनों डिफरेंसेस परफॉर्मेंस में मिलने वाले हैं। सो दैट इज इट अबाउट एरे लिस्ट।